अगला जो टॉपिक है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में यह समझाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, और आपको अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो आज हम लोग सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक फार्मूला तो हमको मालूम है कि mr² होता है, ये फार्मूला हम लोगों को मालूम है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बॉडीज का निकालना पड़ता है। एक डिस्क्रीट बॉडी है, कौन सा बॉडी है, बॉडी है, और एक आपका कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। डिस्क्रीट बॉडी किसको बोलते हैं? ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, यहाँ एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले ली, ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, अलग अलग बॉडी, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया। ये अलग अलग बॉडी का ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है, R2 हो गया, ये R3 हो गया। ये डिस्टेंस के बारे में ये ना सोचे कि अगर कोई मास यहाँ पर है तो आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं, ये गलत होगा। आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो भी, वो हमेशा 90 डिग्री में ही लेना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलरली 90 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रीट बॉडी का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको निकालना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ पर आसान इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेक्टर का तो कोई है नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ इसको क्या कीजिएगा, जैसे पहला बॉडी ये है तो इसका फार्मूला क्या है, mr², तो m1 r1 का स्क्वायर निकाल दीजिए, हो गया, प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, जैसे कोई बॉडी कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह से कोई बॉडी आपका कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कहीं पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लो, ये इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तुम्हारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बॉडी में आपका मास इस तरह से अलग अलग नहीं है, इसी के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो इस तरह का बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना हो, किसका, इंटीग्रेशन का। जैसे ये एक बॉडी स्क्वायर जिसका साइड 1 मीटर है, 4 बॉडी है, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा मास m1 है जो कि 4 kg है, ये m2 है जो कि 3 kg है या 2 kg है, और ये आपका 3 kg है, और ये आपका 5 kg मास है। इस पॉइंट को A ले लो, ये मास m3 हो गया, ये मास m4 हो गया, ठीक है। 2 kg, 4 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg है। ये A, ये आपका B, C, D, ठीक है। क्वेश्चन में 4 मास दिया हुआ है, लेकिन सब डिस्क्रीट है, छितराया हुआ है, अलग अलग है, एक ही बॉडी के अंदर नहीं है। तो ये बॉडी का मास आपको 4 kg दे रहे हैं, 2 kg दे रहे हैं, 3 kg दे रहे हैं, इसका मास 5 kg दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन इसमें समझना क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ है। मेन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है
जैसे इसका पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन हम आपको दे रहे हैं केस 1 या क्वेश्चन 1A में। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका अगर ये स्क्वायर है तो इसका साइड 1 मीटर है बच्चा लोग, इसका साइड 1 मीटर का है, 1 मीटर है, 1 मीटर। पहला जो क्वेश्चन दे रहे हैं तो इस तरीके से आपका एक्सिस B से निकलता हुआ जा रहा है। कहने का मतलब एक्सिस इस पॉइंट पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन B में अगर ये स्क्वायर है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तीसरा क्वेश्चन अगर ये स्क्वायर है तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्वेश्चन यही है, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मिल रहा है। एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से रोटेट कर रहा है, एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसे डायगनली भी बोल सकते हैं, ये डायगनली है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर का कोई भी एक साइड पर कर रहा है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, और ये मिड पॉइंट या जहाँ से आपका 2 डायगनल कट रहा है उस पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, जो बार बार बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझ में आ रहा होगा। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए आपको थ्योरम पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? थ्योरम, थ्योरम और पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम, इस पर थ्योरम है, 2 थ्योरम है आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम। एक पहला थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, और दूसरा का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। तुम इस क्वेश्चन में सीखोगे क्या कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से पूरा खेल बदल जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाईली चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज होता है। तो देख लो, हर एक का आंसर निकालेंगे। जैसे अब फिलहाल इसका निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ से ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से इस तरह से निकला हुआ, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? सिर्फ मास चाहिए, मास दिया हुआ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको। यहाँ से ये डिस्टेंस इसके साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ तो ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है कितना? तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल्स में जो थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज़ करते हैं। जैसे देख लो, ये 1 है, 1 है, ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अगर इसका मिड पॉइंट देखना चाहोगे तो डिवाइडेड बाई करना होगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1/√2। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1/√2। ये डिस्टेंस कितना है? 1/√2। ये डिस्टेंस कितना है? 1/√2। ये भी डिस्टेंस कितना है? 1/√2। ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, याद रखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आई, पहला का बॉडी का मास 4 kg है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1/√2 का स्क्वायर है। दूसरा का 2 kg है, 1/√2 का स्क्वायर है। तीसरा का 3 kg है, 1/√2 का स्क्वायर है। और चौथा का 5 kg है, 1/√2 का स्क्वायर है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। इसमें कॉमन ले लोगे, 1/2 कॉमन आ जाएगा। 1/√2 1/√2 तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा ना। यहाँ 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 1/2 इसको जोड़ोगे तो 6 हो गया। और ठीक है, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14 हो गया।
और 14 से यहाँ पर 2 से काट दोगे तो 7 हो गया। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ImR²। तो मास को केजी में और मीटर स्क्वायर, तो इसका I = 7 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ 7 निकला है, ठीक है ना। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम चेंज करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, इस तरह से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर तो 2 मास आ गया ना, 2 मास तो आ गया। वो कौन आया, आपका आ गया है 4 kg और 2 kg। तो ये लोग तो गए। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में r तो ये इसका 0 होगा, क्योंकि हर एक डिस्टेंस को तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काउंट करना है। तो इसका r तो आप होगा ही नहीं। अब बचा तो 2 बॉडी, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देखना। अब कोई ये ना सोचे कि यहाँ से डिस्टेंस ऐसे नहीं, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका डिस्टेंस है नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, 2 बॉडी का निकलेगा। कितना निकलेगा, इसका मास कितना है 5 kg और इसका मास कितना है 3 kg। तो इसका 5 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 1 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना निकल गया बच्चा, 8 kg आ गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कर लो यहाँ से दिया हुआ है, तो ये 2 बॉडी जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, अगर ये चीज़ को एकदम नोट करके रख लो कि जो भी अगर एक्सिस ऑफ जो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाइक कर जाता है, ठीक है, या जो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाइक कर जाता है, ना उसका एंगुलर मोमेंटम निकल सकता है, ना उसका टॉर्क निकल सकता है, और ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, सब 0 होता है। अब देखो ये एक्सिस ऑफ दोनों बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया, तो सीधे इसका 0 बोल दिया करो, और ये दोनों बॉडी बच रहा। तो स्टूडेंट सोचेगा कि ये आर ले या ये आर ले, ना, गलत। ये आर आपका नहीं होगा, ये एंगल तो 45 है। हम क्या बोलते हैं कि आर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये डिस्टेंस होगा। ठीक इसी तरह से ये डिस्टेंस होगा आपका, और ये कितना निकला हुआ था 1/√2, 1/√2 निकला हुआ था। ठीक है, और ये दोनों बॉडी तो खत्म हुई। तो ये क्या है, पहला बॉडी 4 kg है और ये वाला बॉडी का 3 kg है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा बच्चा लोग, तो 4 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ I = 2 होगा और यहाँ पर 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो 3.5 kg मीटर स्क्वायर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन निकल गया। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर चेंज करोगे ना बच्चा, तो आर चेंज हो जा रहा है, और आर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ठीक है, आर चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। तो इसमें हार्डली क्या दे सकता है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने चेंज करके दिखाया है, और यहाँ पर सबका एक का 7 निकला, एक का 8 निकला, एक का 3.5 निकला। इसमें इनर्शिया सबसे ज़्यादा कम निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी दिया जाता है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, और आप इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं। ये आगे आपको टॉपिक मिलेगा, लेकिन एक्सिस ऑफ थ्योरम कितने, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए थ्योरम भी पढ़ना है, ये हम दिखा रहे हैं। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो ये हम लोग जो क्वेश्चन बनाया है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बनाया है, डिस्क्रीट बॉडी का। बॉडी अलग अलग है, अब हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन। आप लोग इंटीग्रेशन को बर्डन लेकर ना पढ़ें, क्योंकि वो तो तुमको इजी करने के लिए दिया गया है। बायो स्टूडेंट जो बायो लेकर के पढ़ते हैं, जो मैथ छोड़ते हैं, उनके लिए इंटीग्रेशन के नाम से ही डर लगने लगता है। तो इंटीग्रेशन से डरना नहीं है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलेगा? कॉन्टिन्यूअस बॉडी का। जब भी बॉडी का बात आएगा ना बाबू, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ही आता है, समझे ना, इंटीग्रेशन से ही बनेगा कॉन्टिन्यूअस बॉडी। देखिए ऐसे तो बहुत सारा बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेकिन हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, आपको रड का बताएंगे, ये एक, दूसरा रिंग का बताएंगे, तीसरा डिस्क का बताएंगे, तो इन सभी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और एक यूनिफॉर्मली बॉडी, ये सारा कैसा होगा? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी का बताने से पहले हम आपको एक चीज़ सिखलाना चाहते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हेडिंग लिखिएगा, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास 3 तरह का होता है। एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, दूसरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, और तीसरा लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, और तीसरा आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू होता है। और ये क्या होता है आपको दिखलाते हैं। जैसे लैम्डा इक्वल टू आपका, जैसे एक रड है, ठीक है, इस तरह से रड है, इसका मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इस तरह का रड नहीं है, ये इस तरह से रड नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा कम मास है और यहाँ पर मास बढ़, ये नहीं, ऐसा बॉडी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, यूनिफॉर्मली बॉडी है। तो इस तरह का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूस, तो ये लेंथ पर है। किस पर है बच्चा लोग? लेंथ पर है, तो इसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोलते हैं। अगर इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मान लीजिए एक सरफेस पर है, ये प्लेन पर है, सरफेस पर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रो कहेंगे, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूट। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहेंगे। ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी रड ले रहे हैं, तो वो कैसा है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। फॉर्मूला क्या होगा? जैसे फॉर्मूला होगा इसका dm डिवाइडेड बाई, या इसका फॉर्मूला पहले लिखो m डिवाइडेड बाई l, मास डिस्ट्रीब्यूटेड का। सिग्मा का लिखिए फॉर्मूला m डिवाइडेड बाई एरिया, और वॉल्यूम का आप फॉर्मूला लिखिए m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बस यही है। अगर स्मॉल अमाउंट में करना है, किसमें? स्मॉल अमाउंट में करना है, स्मॉल सेगमेंट में करना है, तो लैम्डा इक्वल टू dm बटा dl लिखिए। इसको स्मॉल अमाउंट में कीजिएगा तो dm बटा da लिखिए। इसको स्मॉल अमाउंट में करना है तो dm बटा dv लिखिए। बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन में लगता है कि ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जैसे रड तो लेंथ से ही रिलेटेड है ना, रड तो ये लीनियर। रिंग अगर रिंग को कट कर दोगे, यहाँ से काट दोगे, तो ये भी तो रड ही बन जाएगा ना। तो रिंग भी यहाँ पर क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है, रिंग। तो ये भी, ये क्या है? लैम्डा से रिलेटेड। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिस्क सीडी कैसे?
तो यहाँ पर तो ये पूरा एरिया रहता है, तो यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एरिया में है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ऐसा ही अगर तुम सॉलिड सिलेंडर ले लेते हो या सॉलिड स्फीयर ले लेते हो, तो वो कैसा, वॉल्यूम पर रिलेटेड होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम पर हो जाएगा। तो अभी वॉल्यूम का केस नहीं ले रहे हैं, अभी हम रड, रिंग और डिस्क का ले रहे हैं। पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन बना लो, एनसीईआरटी इसी को लगभग क्वेश्चंस मिलता है स्टूडेंट लोग को, उसके बाद वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी का समझ में आया। अभी तक कॉन्टिन्यूस बॉडी में एक चीज़ को याद रखना है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको देखना है। जैसे ये मार्कर पर हम बोलेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे, सरफेस बोलोगे या वॉल्यूम बोलोगे? आप लीनियर बोलिए क्योंकि ये रड, ठीक है, रड का बात है, ठीक है। जब एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे सपोज कर लो कोई अगर ये बॉडी ले लेते हैं या ये बोर्ड ले लेते हैं, तो ये तो एरिया पर इसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक इसी तरह से कोई अगर वॉल्यूम का ले लेते हैं तो वॉल्यूम पर भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये सब फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो आपका ईजी बनेगा। क्लियर है? स्टार्ट करें। तो रड से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक रड ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपको यहाँ से बोल रहे हैं यहाँ से निकालिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, एंड पोजीशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, और क्वेश्चन नंबर बी क्या हो गया, यही रड है और इसका इस मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास से निकाल रहा है, सी पोजीशन से निकाल रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। अब तुम जान सकते हो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है तो फार्मूला दोनों का सेम नहीं आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाना है। कॉन्टिन्यूस बॉडी है, एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन इन पोजीशन पर है और एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में है, मिड पॉइंट पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और दोनों पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rod at midpoint बी नंबर है और ए नंबर में क्या था, ए नंबर पर था एट एंड पोजीशन। ये दोनों पोजीशन पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सिस में और इस एक्सिस में स्टार्ट करते हैं निकालना। बहुत इजी है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। रड का पूरा लेंथ को L मान लो, इसका भी पूरा लेंथ यहाँ से L मान लो, पूरा लेंथ क्या होगा, L होगा। अगर इस पॉइंट से है तो ये तुम्हारा ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ अगर L है, ठीक है ना, तो यहाँ से काउंट करोगे तो L/2 लिख सकते हो। और इधर भी ये क्या होगा L/2, ठीक है, पूरा लेंथ L है ना, तो वही है। यानी ये प्लस L/2 होगा तो राइट साइड है और ये आपका माइनस L/2 होगा, ठीक। और इस पोजीशन से आपका ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये तो राइट साइड ही आया, तो ये प्लस L/2 और यहाँ पर क्या है 0 है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक टुकड़ा काटो, मास काटो, लो इसको काट दिए हैं। ये तुम्हारा क्या है, DM है, और ये जो टुकड़ा काटे हो यही तुम्हारा DX है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कटिंग कहाँ पर किए हो, इसको X मान लो। ये कहाँ पर किए हो, X मान लो। यहाँ से यहाँ तक का दूरी X है। क्लियर है? ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कट करो, इधर करो चाहे उधर करो, कोई मतलब नहीं रखता है, आपको कट करना है।
इस पार्ट को क्या लिखेंगे dm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x मानो। क्लियर है? राइट साइड में ही कर रहे हैं। स्टार्ट करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का स्मॉल सेगमेंट में क्या लिखेंगे di, छोटा, तो हम लोग छोटा पर बात कर रहे हैं ना, तो छोटा में di, dm उसका मास क्या है dm, वहाँ का डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक इसी तरह से इसका भी करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कितना होता है एम आर स्क्वायर, फार्मूला है, लेकिन स्मॉल सेगमेंट के लिए आप इसी को क्या लिखिएगा di, dm, और यहाँ तक का दूरी x स्क्वायर। ठीक है, टोटल अमाउंट करने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया di, यहाँ पर भी dm x स्क्वायर। मेन आपको यहाँ पर जो काम है वो लिमिट बैठाने का काम होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ तक इसके लिए भी टोटल करने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ I करने के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा di और dm x स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ तक आया, सब कुछ रिपीट हुआ, लिमिट में चेंजिंग आएगा। यहाँ स्टार्टिंग क्या है 0 है, एंड कितना दूर पर है l पर है। स्टार्टिंग कहाँ से है रड का 0 पर है, एंड कहाँ है l पर है। यहाँ इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग कहाँ है 0 पर है और एंड कहाँ है l/2 पर है, l/2 पर है। कोई दिक्कत यहाँ पर? बस di का इंटीग्रेशन बच्चा क्या। हाँ, अब बात रहा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट लेना आ गया होगा। ओरिजिन से लेते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से इसका भी लिए, इसका भी लिए, लेकिन इधर का छूट रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटू 2 कर दीजिएगा। तो इस पार्ट का भी उतना ही निकलेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का निकलेगा। अभी तो आपने 0 से लेकर के l/2 लिया, इतना लिया, जो भी आता है इस इधर के लिए भी उतना ही आएगा। तो इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तक कंप्लीट है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस चला है, लिमिट लेना सीखा है। अब जो हमने आपको लैम्डा, सिग्मा, रो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में बताया था, उसके बहुत हेल्प आएगा। यहाँ पर आप लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लैम्डा है, लैम्डा को क्या है, स्मॉल सेगमेंट में बात है, तो dm/dx लिखेगा। तो dm का वैल्यू क्या आया बच्चा, dm का वैल्यू लैम्डा dx लिख देते हैं, यहीं पर समझ में आया। ठीक इसी तरह से यही चीज़ लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी स्मॉल सेगमेंट में dm/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो dm इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा dx आएगा। ठीक है, ऐसा करते क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ dm और x का इंटीग्रेशन तो होने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर अगर मान लीजिए x है तो यहाँ x ही होना चाहिए। तो अब इसमें dm का वैल्यू, ये जो dm का वैल्यू dm इक्वल टू लैम्डा dx है, इसको पुट कीजिए, मास इसको पुट कीजिए, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 0l। dm के जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx x स्क्वायर, और यहाँ पर dm के जगह पर आप क्या लिखिएगा, वही लिखिएगा 0 से लेकर के l/2
लैम्डा डी एक्स स्क्वायर 2 आगे कर दो। ठीक है, ये सेटअप तैयार है, क्लियर है यहाँ तक। लैम्डा बाहर कीजिए, कांस्टेंट वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेकर के एल तक। लैम्डा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा लोग x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट बैठाओगे आई लैम्डा एल का क्यूब/3, यहाँ 0 का क्यूब/3, तो आपका आ गया लैम्डा L3/3। टोटल लैम्डा का जैसे स्मॉल सेगमेंट में dm/dx लिखा, इसका टोटल में m बाई क्या होगा, l होगा टोटल। तो लैम्डा को हटा करके टोटल लिखना है, तो m/l इंटू l का क्यूब/3, ये कटा, ये स्क्वायर हो गया। फार्मूला आ चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mL²/3 प्रूव्ड। यही काम को यहाँ पर भी दोहराना है और आंसर दोनों का एक साथ बन गया। अब देखो यहाँ का i डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो i आ जाएगा 2 लैम्डा, बाहर में करो x² dx 0 से लेकर के l/2, x² का इंटीग्रेशन 2 लैम्डा x³/3, लिमिट 0 से लेकर के l/2। अपर लिमिट बच्चा लोग 2 लैम्डा, अपर लिमिट कितना होगा l/2, तो l का क्यूब 8, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, फिर 0 का क्यूब करने के बाद 3 कुछ मायने नहीं रखता, यहाँ तो 0 ही होना है। तो i इक्वल टू आपका क्या आया, 2 लैम्डा L³/24, इससे काट दोगे तो यहाँ कितना है 12, तो यहाँ हो गया लैम्डा L³/12। ठीक है, लैम्डा का टोटल वैल्यू क्या होता है m/l, m/l, यहाँ L³ है और नीचे में 12 है, इसको काट दोगे 2 से, तो यहाँ कितना हो गया 1/12 mL²। दोनों का अलग अलग आया है, यहाँ mL² डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ mL² डिवाइडेड बाई 12। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू मिड पॉइंट। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब इधर से तुम रोटेट करवाओगे इसका आर छोटा हो जाएगा, आर छोटा, और जब तुम इधर से रोटेट करवाओगे तो इसका आर तुम्हारा बहुत ही बड़ा रहेगा। आर बड़ा रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आया भी है उसी तरीके का, यहाँ देख लो mL² डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पर डिवीजन कितने के साथ है 12 के साथ किया गया है, तो ये बहुत ही छोटा होगा एज कॉम्पेयर टू ये। ठीक है, तो ये हुआ रड का दोनों डेरिवेशन। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग रिंग का करेंगे, क्या का करना है। मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस तरह से रिंग घूम रहा है। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग क्या करते थे, एक कट लगाते थे, स्मॉल सेगमेंट, सपोज कर लो ये स्मॉल सेगमेंट यहाँ पर काटे dm। ठीक है, हो सके ये स्मॉल सेगमेंट यहाँ से काट लिए dm, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का क्या लेते थे, x दूरी लेते थे। ठीक है, वो x क्या है, रेडियस के बराबर। वो कट आप किधर भी लगाएं, इसमें कट आप किधर भी लगाएं, यहाँ पर कट कर रहे हैं या यहाँ पर कट कर रहे हैं या यहाँ पर कट कर रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं, तो यहाँ तो x इक्वल टू r के बराबर ही हो रहा है ना। x इस बार कांस्टेंट है। जैसे रड में क्या हो रहा था कि अगर रड में यहाँ कट लगा रहे थे तो x आपका वैरी कर रहा था, यहाँ कट लगा रहे थे तो ये x1 और यहाँ ये आपका x2। तो देखिए x यहाँ चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा लोग रिंग के केस में जिस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कहीं से भी काटिएगा x आपका चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम पूरा I इक्वल टू mR² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी का स्मॉल सेगमेंट में क्या होता है DI dm R²।
ये फॉर्मूला है। तो डी आई डी एम, और हर एक सेक्शन में तो ये आर ई स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन करेंगे डी आई डी एम आर स्क्वायर, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा और आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। इसलिए बाहर निकलेगा क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है, तो ये कोफिशिएंट और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और डी एम का इंटीग्रेशन बच्चा कितना होता है, एम होता है। तो आई इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। ये बस इतना इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कब होगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देगा। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को उंगली में रिंग को इस तरह से नचा रहे हो, ऐसे ऐसे नचा रहे हो, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी अब तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पर है। अगर इसी क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया जाए तो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे यही एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ से दे दे, ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ से दे दे तो वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ का कट अलग आएगा, यहाँ का कट अलग आएगा, यहाँ का कट अलग आएगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस जगह का अलग आएगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा चीज़, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे डायमेट्रिकली दे दे, ठीक है, इस तरीके से दे दे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर बदलेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको चेंज करेगा तो यहाँ पर है। तो अभी हम फिलहाल नॉर्मल बता रहे हैं, और जब इसको बताना होगा तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो थ्योरम बोले हैं उसको कर देंगे, तो ये सब भी क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा। फिलहाल अभी ये आप एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए कि रिंग का सेंटर पर, इसीलिए कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़िए तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को जानिए, और क्वेश्चन बनाते समय पढ़िए कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ का बोल रहा है, सेंटर का बोल रहा है या टेंजेंटियली बोल रहा है या डायमेट्रिकली बोल रहा है, किस तरह का वर्ड यूज़ कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। सपोज कर लो ये डिस्क है, ठीक है, पूरा एरिया में, अब लैम्डा नहीं है, ये एरिया है, एरिया मतलब सिग्मा dm डिवाइडेड बाय एरिया dA, याद है, dm डिवाइडेड बाय dA। और यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा एकदम सेंटर पर ही दे रहे हैं, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया, ये आपका ओमेगा। यहाँ पर कट लगाइएगा और इस कट को निकालिए, ये वाला कट, ठीक है, ये कट किए हैं आपने। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को r मानिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कैपिटल R, टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क, और यहाँ छोटा से यहाँ तक r। तो ये छोटा सा पोर्शन क्या होगा बच्चा लोग, dr, ये छोटा सा पोर्शन क्या होगा आपका, dr। क्लियर है, समझ में आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन एम आर स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन स्मॉल सेगमेंट का बात कर रहे हैं, मतलब इस स्ट्रिप का बात कर रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट का बात कर रहे हैं, सिर्फ इस स्ट्रिप का बात कर रहे हैं, स्ट्रिप का बात कर रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं। तो इसी फार्मूला को डी आई लिखेंगे, मास डी एम लिखेंगे, और यहाँ पर आर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब डी एम, अब यहाँ पर लैम्डा नहीं लिखेंगे, अब एरिया में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया में। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या लिखेंगे, डी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका टोटल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय एरिया, और स्मॉल में क्या होगा, डीएम डिवाइडेड बाय डीए। तो डीए स्मॉल सेगमेंट, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बच्चा क्या होगा, एरिया ये सरकम यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, ठीक है। और इसका कोई भी एरिया निकालोगे, एरिया यहाँ निकाल के दिखाते हैं, कोई भी एरिया निकालोगे तो तुम लंबाई गुने चौड़ाई करोगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लेंथ कैसे निकलेगा, सरकमफरेंस 2 पाई r, अब ब्रेथ कितना है, ये वाला ब्रेथ हो गया। अरे इसी को काट करके ऐसे कर दो, सीधा कर दो, तो ये तुम्हारा सरकमफरेंस 2 पाई r हो गया, और ये पट्टी की चौड़ाई dr हो गया, इंटू dr, ये एरिया निकला। तो एरिया की जगह आप क्या लिखोगे बच्चा लोग, 2 पाई r इंटू डी आर, और ये आपका हो गया dm।
तो dm का वैल्यू यहाँ पर क्या निकाला आपने, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आशा करते हैं नहीं होगा। अब स्मॉल अमाउंट का तुम जानते हो कि di होता है dm r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो dm की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr इंटू आर स्क्वायर। तो di सिग्मा इंटू 2 पाई r क्यूब dr। देखो ये सारा कांस्टेंट है, बाहर की है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा इंटीग्रेट करना है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, 0 0 यहाँ पर, और यहाँ से पूरा लेना है डिस्क को, तो यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, r होगा। तो 0 से लेकर के r तक di का इंटीग्रेशन बच्चा i हो गया, सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया, r का पावर 4 हो गया, नीचे में भी 4 हो गया, 0 और 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, r का पावर 4 4 0 4। i इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है, इंटू r का पावर 4 4, यहाँ से काट दोगे तो 2। क्लियर है। टोटल लिखने का तरीका हम क्या बताए थे, टोटल डिस्क का सिग्मा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m बाई एरिया। तो m कितना है बच्चा और एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा m पाई r स्क्वायर, पाई r का पावर 4 और 2, पाई पाई कटा, r स्क्वायर यहाँ से भी बच्चा काट दो, तो क्या फ्रेश बचा, फ्रेश करके लिख दो 1/2 m r स्क्वायर, 1/2 m r स्क्वायर। ओके, थैंक यू।